आज हमारे इस जद्दोजहद के जो 15 जून 2015 से लगातार चल रहा है, 2600 दिन पूरे हुए हैं। ये एक कीर्तिमान है कि देश के अंदर पूरे 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां जहां पे हमारे सैनिक और सैनिक परिवार रहते हैं, ये मुहिम जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो मुहिम हमारी कभी भी, थोड़े देर के लिए जब कोरोना हुआ था तो हमने आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अपनी मूवमेंट को सस्पेंड किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मूवमेंट खत्म नहीं किया था और वो जारी है। जब कोरोना चला गया तो आप देखा होगा कि हमारे कुछ जवान हर रोज यहां आकर हमारे साथी बैठते हैं और हम इस मुहिम को जारी रखा हुआ है। हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्टों में, जहां जहां पे भी हमारे सैनिक हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांव में, इस मुहिम को अभी तक जिंदा रखा और आगे भी जिंदा रहेगा जब तक हमारे जो कंसर्न हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, जो एक सैनिक और सैनिक परिवार के हैं और देश के हित के लिए हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए हैं, वो हर तरह से मुहैया सरकार का ये दायित्व है। अगर हम अपने संविधान को और अपने देश के एग्जिस्टेंस को सोच विचार करें तो पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है अपनी देश की सरहदों को महफूज रखना, टू डिफेंड द टेरिटरी ऑफ इट्स कंट्री, फिर उसके बाद उसको गवर्न करना। तो अगर सरहदों को महफूज रखना है तो हम चारों तरफ, आपको मालूम है कि 3500 और तकरीबन 5000 के करीब चाइना के साथ और पाकिस्तान का बॉर्डर है और बाकी देशों से भी जो थ्रेट्स हैं और अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए देश का ये ड्यूटी है कि वो देश के जो डिफेंस है उसको वो महफूज रखे, अपनी सरहदों को महफूज रखे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो साथियों, आज 2600 दिन पूरे हुए। हमारे में से कुछ हमारे साथी चले गए और हम में से कई इस हेल्थ की कंडीशन में नहीं हैं तो अपने आप को पूरी तरह से समर्थ हैं। सरकार ये बहुत दिनों से 71 की लड़ाई के बाद, इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो तब से उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कमांडर इन चीफ से उनको बोला कि आप फौज की तनख्वाहें कम कर दो। तो उस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ ने मान के हमारी तनख्वाहें कम करी। फिर भी 1973 तक जो हमारा डिफरेंशियल था, जो हम ड्यूटी करते थे, जिस तरह से हमारी परिस्थितियां थी और जिस तरह से हमारे चैलेंजेस थे, उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी पेंशन और हमारी पे 1:2.4 टाइम थी। फौजों की जो पेंशन थी वो तकरीबन 2.5 गुना थी किसी भी वॉर सिविलियन सर्विसेज की, जितने भी सर्विसेज थी। तो इन्होंने 73 के बाद फौज को डिग्रेड, डाउनग्रेड, इल ट्रीट और मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, कमियां शुरू कर दी। और जब छठा पे वेतन आया
तो वो जो 1:1.2.4 था वो 1:1.1 रख गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पेंशनें बढ़ा ली और हमारी पेंशनें कम कर दी, क्योंकि सैनिक डिसिप्लिन में है, देश की सुरक्षा में है और देश की आन बान शान, नाम नमक निशान और निश्चय कर अपनी जीत करो की तमन्ना रखते हुए अपने आप को सर्विस में ढेलता है और रखता है, कभी देश को उसके बारे में धोखा नहीं देता। गोली खाता है छाती पे, बैक पे नहीं। तो इसलिए साथियों, इस वर्ग के साथ अगर आप वायदा करते हो, पहले तो ये डिफरेंशियल आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ गया एक डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर। यस, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, लेकिन आप एक सैनिक को उसकी छाती के ऊपर जो बिल्ले लगे हुए हैं, जो शान से वो लड़ा और अपनी सर्विस की और अभी अपनी ड्यूटी कर कर वापस आपने भेजा है इस प्रोफेशन के आखिरी फेज के लिए। पेंशन रिटायरमेंट नहीं है, ये जो पेंशन का जो फेज है, जब आपको नौकरी से भेज दिया जाता है अवकाश करके, तो वो प्रोफेशन का चौथा फेज है। पहला फेज है सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, और फिर आपको जवान या जेसीओ ऑफिसर बनाना इन सर्विस, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट फेज। इन चारों फेजों को प्रोफेशन में ही रहता है और देश का और सरकारों का ये दायित्व है कि वो अपने सैनिकों को पहले तो इज्जत दे जो उनको ड्यू है, और दूसरा उनको जो ड्यू जस्टिस है, इंसाफ, वो दे। उनको मांगना ना पड़े, उनको भिखारी नहीं बनाना। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये बोला था कि आप ऐसी बात मत करो कि जो एक सैनिकों को आप भिक्षा मांगने के लिए अपने पास आए, ये नहीं होता। तो जो आपका ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकारों का ये दायित्व है कि अपने सैनिक को इज्जत दे और उसको ड्यू इंसाफ दे। लेकिन साथियों, अगर वो बात फिर आ जाती है जो चाणक्य, एक जो एडवाइजर था एक राजा का, उसने 2500 साल पहले राजा मगधा को बताया कि हे राजा मगधा, अगर आपके सैनिकों को आपके पास अपनी जरूरतों के लिए आना पड़े तो आप उस वक्त राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो साथियों, वो जो सलाह थी वो गलत नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद सरकारों ने क्यों किया हमें ये समझ नहीं आता। हमको पीछे पिछाड़ते रहे दूसरी सर्विसेज के। मैंने और हम सब ने मिलकर देखा कि क्या ये दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है सैनिकों के साथ। हमें हैरानगी हुई ये देखकर, और वो हमने प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा कि उनकी क्या देखभाल होती है। अरे दूसरे देश जैसे कि जापान है, जैसे कि इंग्लैंड है, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि पाकिस्तान है जो हमारा साथी है, साथ वाले देश में है, साथियों उनकी पेंशन
60% से 80%। और कनाडा वाले तो पूरी पेंशन देते ही रहते हैं जब तक सैनिक जिंदा रहता है, जो पे है उतनी। तो साथियों, हमारी पेंशनें भी कम करके 50% कर दी, और जो सिविलियन थे जिनकी पेंशन 33% हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 50% कर। जब पहले फौज को ज्यादा देते थे तो वो कोई ऐसे तो नहीं दे देते थे, उनका जो डिफिकल्ट जो ड्यूटी का एरिया है, परिस्थितियां हैं, जान का खतरा है, शहीदी होने का है, वो शहीदी प्राप्त करने को तैयार रहते हैं। और फिर जब चले जाते हैं तो उनकी फैमिलीज होती हैं। तो साथियों, ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि जब तक ये ड्यूटी है सरकार की कि वो हमारे फौज जो कि देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हैं अपनी लाइफ पे देकर, और जब वो रिटायर हो जाए तो उनको ड्यू पेंशन दे, उनका साधन जुटाए, ताकि वो एक सैनिक की इज्जत से जिंदगी व्यतीत कर सके। और जब वो सैनिक चला जाए तो उनकी फैमिलीज को इस तरह से देखा जाए कि वो भी एक सैनिक परिवार की फैमिली है। साथियों, इसमें बहुत चोट लगी है। अभी 75 साल हो गए, देश 75 साल मना रहा है, लेकिन हम ये फिगर्स के साथ, हम ये लॉजिक के साथ, हम ये जो डिटेल्स के साथ, कोई भी देश का, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी आप हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा है, और हम बैठ जाते हैं, हम उनको ये प्रूव कर देंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% सही है, और वो आपको उसके बारे में देखना चाहिए। तो साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए 1979 में इसी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, और उस कमेटी ने पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा लिखते हुए बताया कि सैनिक जो एक जैसी सर्विस करते हैं, एक जैसा रैंक है, तो एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, उस वक्त ये नहीं दिया गया, थोड़ी थोड़ी पेंशनें बढ़ाते गए। जब ये 2009 आया, कोई नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य को थोड़ा प्लस माइनस होते हुए मैं आपसे परमिशन मांगता हूं कि बैठ जाऊं। तो साथियों, जब ये समय आगे बढ़ता चला गया, हमारे को घाव लगते रहे, तो 2009 में देश के कुछ हम पूर्व सैनिक मिलकर हमने 2008 के 27 अप्रैल 2008 में एक अपनी मूवमेंट चालू करी, और सरकार को ये बोला कि हमें कुछ जरूरतें हैं। वो बिल्कुल सिंपल थी, और वो 4 डिमांड रखी थी हमने उस वक्त। और साथियों, जो कि हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, बाकी कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मैं सबसे जो ऊंची डिमांड थी वो थी 1 रैंक 1 पेंशन। अरे अगर आज आपका एएसजी जो आपका लीगल वकील है गवर्नमेंट का, वो जाके बोलता है कि 1 रैंक 1 पेंशन कोई नहीं होता, तो जो पहले था वो क्या हुआ था? जो परिभाषाएं आपने लिखी वो क्या थी?
साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट की लिखाई में इस वकीलों ने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। असलियत क्या थी कि उस साल जो लोग रिटायर हुए थे, कोई 40-45 हजार, उसमें से कोई 800-900 लोगों को पेंशन से डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसको क्या था, MSc 2 नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उसको लागू नहीं हुई कुछ लोगों को, लेकिन 96.4% को MSc 2 दिया गया। जब वो दिया गया तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि वन रैंक वन पेंशन खत्म हो गया? अगर वो था तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को सरकार को ऑर्डर पास किए कि ये वन रैंक वन पेंशन में ये त्रुटियां हैं, तो सरकार इसको आप रिजॉल्व करो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये ऑर्डर्स इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और अभी जो 16 मार्च 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, साथियों, उसमें ये नहीं लिखा, जो आखिरी जो उसका ऑपरेटिव पावर है, ऑपरेटिव जो पैरा है, उसमें ये नहीं लिखा कि वन रैंक वन पेंशन नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उन्होंने ये लिखा कि जो सरकार ने 7 नवंबर 2015 को लागू किया है, उसमें कोई लीगल गलती नहीं है। ऑर्डर ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं पास किया कि वन रैंक वन पेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि देयर इज नो इन्फर्मिटी ऑफ गवर्नमेंट लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015। तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने लागू की है उसमें कोई गलती उनको लीगल तौर पर नहीं मिल रही। तो साथियों, अगर उसके अंदर देखें तो वन रैंक वन पेंशन की मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन जो सरकार ने लागू किया है डेफिनेशन हो। और सरकार ने क्या डेफिनेशन की है? उन्होंने पहले 3 लाइन में लिखा है कि सेम रैंक सेम पेंशन वो मिलेगी, लेकिन पैरा 2 में उन्होंने बोल दिया कि जो फ्यूचर एनहांसमेंट मिलेगी, इक्वलाइजेशन, वो हम 5 साल में एक बार करेंगे। जो फ्यूचर इक्वलाइजेशन है वो हम 5 साल में एक बार करेंगे। तो साथियों, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन आप सबको मालूम है हमने ये मुद्दा जानबूझकर पहले नहीं लिया था, क्योंकि हम तो असली वाली वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो परिभाषा आपने दी है सरकार, आप उसको लागू करो। लेकिन इसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि आप अपने जो ऑर्डर दिए हैं कि 5 साल के बाद आप इक्वलाइज करोगे, तो वो 1 जुलाई 2019 बनती है। पहले तो बताओ कि आपने क्यों लागू नहीं किया। और अभी आप 3 महीने के अंदर अंदर आप 1 जुलाई 2019 से अभी तक के एरियर्स पे करिए। ये सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। साथियों, हम डेमोक्रेटिक भारत में रहते हैं और हम सब अपने सुप्रीम कोर्ट, अपनी जुडिशरी जो एक डेमोक्रेसी का पिलर है, उसकी जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो हम उस जजमेंट को तो पढ़ रहे हैं, हमने वो ऑर्डर ले लिया, लेकिन हम उस ऑर्डर से एग्रीमेंट नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए
पास क्या क्या और लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो साथियों, देश के बहुत जो नामी वकीलों से बातचीत करने के बाद हमें ये एडवाइस मिली कि हमें रिव्यू पिटीशन जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जजमेंट के साथ आगे हम उनको ये बताएं, लेकिन रिव्यू पिटीशन तब डालें जब हमारे पास कोई और अच्छी एविडेंस है। तो साथियों, हमें दो ऐसे एविडेंस मिली जो ठोस थी और जो पहले उसके ऊपर कुछ हालत में हमने बताई, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे नहीं उसके ऊपर तवज्जो दी। तो साथियों, हमने वो बताया, मैंने आगे भी यहां बताया था जब हमारे 2550 दिन हुए थे, हमने बताया कि एक तो पॉइंट था कि 2013 में 17 जनवरी 2013 में क्योंकि हमारा मुहिम चल रहा था, तो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नामंजूर करते हुए एक चीज कर दी कि जवान और जेसीओ साहबान की पेंशन 2006 से वो मैक्सिमम ऑफ द रैंक एंड मैक्सिमम ऑफ दैट रैंक और उसका जो है ग्रुप उसके मुताबिक दी जाएगी। कहने का मतलब वो नहीं कि जो पेंशन बीच में रख दी जाएगी, जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल वो पेंशन देगी। और 2013 जनवरी से 2006 से उन्होंने वो देना शुरू कर दिया, लेकिन जब इन्होंने 2014 में वन रैंक वन पेंशन दिया, तो उस वक्त इन्होंने दे दिया एवरेज ऑफ या मीन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। इसका ग्राउंड पे मीनिंग क्या हुआ? पेंशन कम कर दी, जो कि सरकार नहीं कर सकती। तो हमने ये एक रिव्यू पिटीशन में डाला था। दूसरा पॉइंट था, हमें ये पता लगा कि इस पूरी जुडिशरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी फौज की वन रैंक वन पेंशन की रीजन देते हुए अपनी पूरी जुडिशरी को वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जो अनइक्वल है। एक जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, कोई 51 साल का, कोई 50 साल का, कोई 55 साल का लगा, लेकिन उन सबको पेंशन एक जैसी मिल रही है, आज वाली पेंशन। हाई कोर्ट वाले को वही पेंशन मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट को आज वाली पेंशन दे रही है। आर्मी की, मिलिट्री की वन रैंक वन पेंशन को कोट किया, हमें वो जजमेंट मिल गई। और साथियों, आपको हैरानगी होगी, हैरानगी नहीं, एक सोच रखना कि ये जो जजमेंट है, जो जजेस की जजमेंट, ये किसने, इसका मेन जज कौन था? जो आज का चीफ जस्टिस है, जो आज के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस जजमेंट को देने के लिए थे। तो भाई, उन्होंने अपने आप को तो दे दी जो अनइक्वल है, हमारी ओर भी कोट करके, और हमें जब हम इक्वल को मांग रहे हैं, सेम सर्विस, सेम ईयर्स ऑफ सर्विस, सेम रैंक, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये दो मेन एक्स्ट्रा एविडेंस हमने लगाकर ये रिव्यू पिटीशन में डाली। साथियों, रिव्यू पिटीशन आमतौर पर पहले ही वो खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रखा और बाद में उन्होंने रजिस्टर भी किया। और कल 26 तारीख जो कल चली गई है, तीनों जजेज में इन चैम्बर इसके ऊपर
डिस्कशन भी किया। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। साथियों, हम अपनी जो जद्दोजहद है, अपने मूवमेंट को, अपने इस अब जो मर्जी उसको नाम दे लीजिए, पीसफुल धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट को जारी रखेंगे जब तक हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल जाती। और वन रैंक वन पेंशन वेरी मच है, अगर है तो दो सरकारों ने उसकी डेफिनेशन क्यों दी, दो सरकारों ने कॉन्सेप्ट क्यों दिया, दो सरकारों ने अपने बजट के अंदर 1000 करोड़ रुपया और ऐसा क्यों रखा। और फिर 2 दिसंबर 2014 को मिनिस्टर ऑफ जो सरकार का है उसको पूछा गया कि आप बताएं डिफेंस मिनिस्टर साहब कि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा, ऑफिशियल परिभाषा क्या है, ये पूछा गया, और आप इसको कब लागू करेंगे। तो 2 दिसंबर 2014 को एक लेटर इशू हुआ जो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और कहा। उसके बाद एक ऑफिशियल लेटर इशू हुआ, वन रैंक वन पेंशन मीन वही डेफिनेशन जो हमने मानी हुई, सही वाली पेंशन। और उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हम इसको लागू करने की, अब जैसे जैसे होता है तो लागू हो जाए, ये उन्होंने 2 दिसंबर को बोला। लेकिन जब 7 नवंबर 2015 को इन्होंने वो दूध तो दिया बकरी ने, लेकिन मेंगना डालकर, तो उसके अंदर ये 5 साल का एक डाल दिया। उसमें ये लिखा था असली वाली वन रैंक वन पेंशन में कि जब जब पेंशन की दर बदली होगी तो वो बदली हुई दर सभी पिछले वालों को ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी उसी वक्त। तो साथियों, हमारा पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को माना भी है। दूसरा, जो उन्होंने हुक्म दिए हैं कि हमें एरियर्स दे, वो भी दुरुस्त है। तीसरा, उन्होंने जो दिया है उसको हम मतलब उसको साथ एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हमें वो वन रैंक वन पेंशन असली वाली नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो जूनियर है उसको ज्यादा पेंशन मिलने लग जाएगी। तो साथियों, ये था केस का हवाला। दूसरी बात साथियों, ये सैनिक क्या मांग रहा है इस देश से? सिर्फ इज्जत। साथियों, कल जो 26 जुलाई निकली है, रात को 8 बजे पाकिस्तान का 1999 में पाकिस्तान का आखिरी जो इंट्रूडर था सिपाही, उसको हमारी फौजों ने उन पहाड़ियों से जो एक चट्टान थी वो वापस रिकैप्चर किया और एलसी के दूसरी तरफ फेंक दिया शाम को 8 बजे। साथियों, ये मुशर्रफ का जो एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल का मिलिट्री डिजाइन था। क्या था कि वो जो श्रीनगर से लेह को रास्ता जाता है, उस रास्ते का नाम है 1D नेशनल हाईवे 1 डेल्टा। और ये जो पहाड़ियां हैं, 3 उसमें वैलीज हैं, एक है द्रास, एक है बटालिक और एक है मशको। ये 3 वैलीज हैं, और जो द्रास है वो ओवरलुक करता है इस नेशनल हाईवे को। इनको कैप्चर करके
लेह रीजन को श्रीनगर से कट ऑफ कर देना ताकि वो साइसन के ऊपर कब्जा कर सके अच्छे से। तो साथियों, ये डिजाइन भारत की फौजों ने अपने देश की छाती को तान के रखा और एक सख्त लड़ाई लड़ते हुए इन पहाड़ियों को वापस लिया। और साथियों, हमें क्या उसके ऊपर कितने जवान हमारे शहीद हुए? 543 जवान जेसीओ ऑफिसर्स और 1363 टोटली डिसेबल्ड हो गए। तो इतना कैजुअलिटी हमारा हुआ, लेकिन हमारी फौजों ने वो सारे पिकेट्स, आपको मालूम होगा, .5190 और टाइगर हिल और ये सारे नाम आपको मालूम है कि हमने एक एक पिकेट को किस प्रकार किया, बटालिक में किस तरह हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाल मारा। मस्को वैली ने जो आखिर में थी, उसमें से जो इंट्रूडर आए थे कैसे बाहर निकाले। तो आपकी फौजों ने इस देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखा और जब इंट्रूडर आए हमने उनको मार दिया। तो हम सभी पूर्व सैनिक उस वक्त हिस्सा ले रहे थे। हमें मान है अपने ऊपर और अपने उन शहीदों के ऊपर। हम सभी मिलकर हम अपने दिल तय से अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और जो हमारे डिसेबल्ड हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपना बख्शिश करे और आने वाली फौजें जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे तरीके से हम कर सकें। तो साथियों, मैं आपसे ये दो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमारे इश्यूज ऑफ कंसर्न हैं, हमारे बहुत इश्यूज ऑफ कंसर्न हैं, लेकिन 6-7 ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है। साथियों, उनको लेकर हमने सरकार को आगाह कर दिया। जैसे कि 1976 में 1,75,000 हमारे जो सैनिक थे उनको रिजर्व लिस्ट में भेज दिया और उनको आज मिनिमम पेंशन मिलती थी 9,000 रुपया। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमें एक ऐसा गवर्नमेंट का पॉलिसी मिल गया कि गवर्नमेंट जो रिजर्व पे भेजती है उनको जो मेन सैनिक हैं जो उनकी पेंशन है उससे 2/3 से कम नहीं दे सकती, मतलब 66% उनको देना होगा। लेकिन सरकार ने तो नहीं दिया, वो तो 9,000 पे रख दिया। तो एक हमारे जवान ने AFT चेन्नई उधर मद्रास में उन्होंने हैदराबाद का जो AFT था उसमें केस डाला कि जो रिजर्विस्ट पेंशन है वो पेंशन 2/3 होनी चाहिए। साथियों, वो हमारा जवान जीत गया और अभी सरकार को हुक्म दिए गए कि अभी जो रिजर्विस्ट की बेसिक है वो 11,224 रुपए होगी। तो 11,224 उसके ऊपर 34% जो DA, तो तकरीबन 14-15 रुपया उसको मिल जाएगा। तो आप कहाँ 9,800 जो मेरी अपना सुदेश बोल रही थी और अभी उसको 15,000 के करीब। ये सरकार को साल पहले लागू कर देना चाहिए था, लेकिन हमने 1 साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि आप सभी रिजर्विस्ट को लागू करिए। तो साथियों, अगर ये लागू नहीं करेंगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालकर सरकार के पास उस केस डालेंगे। लेकिन हमें ये पता लगा है कि सरकार इसको जल्दी से मान लेगी और सबको लागू कर देगी। दूसरी बात, जो 80 साल के बाद 20% बढ़ाना, लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया है कि वो जब 80 साल शुरू होगा तब से दी जाए, क्योंकि वो सरकार हार गई है
उसके सारे केस के ऊपर। जब 80 साल शुरू हुआ तो उसकी जो बढ़ी हुई 20% पेंशन है वो दी जाएगी। तीसरी बात, एक प्रपोजल डिफेंस कमेटी ने दी थी, उसके ऊपर भी काफी डिस्कशन हो रही है और ज्यादा तौर पर ने यही सजेशन दिया है कि उसको मान लिया जाए। वो इस प्रकार है, वो कह रहे हैं कि जब देश में एवरेज लाइफ ही 70 साल है, तो आप 80 साल दे रहे हो तो कितनी कीमत रहेगी। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि 65 साल का हो तो आप 5% और जब 70 साल का हो तो 10% बढ़ा दो। जब 75 साल का हो तो 5 और बढ़ा दो, 15%। और जब 80 साल का हो उस वक्त 20%, और बाकी उसी तरह चलता रहे जैसे पहले था। तो साथियों, इसकी जो मुझे पता लगा है कि काफी लोगों ने इसको सजेशन को माना है। अगर सरकार मान ली जाती है तो जितने भी हमारे सैनिक हैं 65 साल, 70 साल, 75 साल के, उनको ये बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि हमारा अपना हर एक वर्ग का कमीशन बना हुआ है, हमारा अपना कमीशन नहीं है, तो हमारा भी एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए। और अगला पॉइंट था, कोई भी कमेटी ये हमारी बातों को डिस्कशन के लिए रखते हैं तो हमारा मेंबर होना जरूरी है, जो ये कभी नहीं रखते। तो साथियों, ऐसे हमने जो जरूरी पॉइंट्स थे वो सरकार के पास लिए हुए हैं। हम या तो केस डालकर या बातचीत में ये 7-8 पॉइंट को हमेशा लगते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, तीनों चीफों को। लेकिन सबसे जो जरूरी है वो असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन हासिल करना। साथियों, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कई लोगों ने मेरे को ये लिखा, अरे आप साहब रिव्यू पिटीशन क्यों डाल दिया, अरे आपको तो हमें तो पीसे मिलने थे। मैंने उनको यही बोला कि हमारी लड़ाई पीसे की नहीं थी, हमारी लड़ाई थी सैनिक की इज्जत की और सैनिक के साथ इंसाफ। तो साथियों, उससे अगर बढ़ोतरी होती है तो ये हमारा हक है, ये कोई भिक्षा नहीं है, ये सैनिकों का हक है। हम फिर प्रधानमंत्री जी को और सरकार को और तीनों चीफों को गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वो हमारी असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो आपने परिभाषा मंजूर करी जब आप प्रधानमंत्री वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जब ये अनाउंस हुई और आपने ताली बजाई और उसको लागू किया। साथियों, अगला जो इम्पोर्टेंट इशू जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अग्निपथ, अग्निवीर। साथियों, ये एक ऐसी डेंजरस पॉलिसी सरकार लाई है जो ना तो देश के हित में है, ना ही मिलिट्री के हित में है और ना ही यूथ के हित में। आपने बहुत सुन लिया होगा इसके क्या नुकसान हैं। सरकार ने तो सिर्फ दो फायदे लाने के लिए करी थी। आपने भी बोला होगा, हमने तो चिट्ठी लिखी है कि रक्षा मंत्री जी, जो आपने बोला है वो दुरुस्त नहीं, वो क्यों नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि पेंशन का फंड कम करना चाहते हैं। हमने उनको लिखित में बताया कि 2022 जो इन्होंने पेंशन बजट किया, पेंशन बजट का 60% जो केवल 25% सिविलियन है उनको चला जाता है। हमारा बजट
डिफेंस का बजट, डिफेंस पेंशन का बजट, उसका 60 जो 5,25,000 डिफेंस सिविलियन हैं उनको चला जाता है, और हमारे 25 लाख एक्स सर्विसमैन को वो 5 लाख, हम 25 लाख, तो केवल 40% पेंशन बजट मिलता है। अरे हटा लो ना उनको। आप हमारी डिफेंस पेंशन बजट तो केवल 40% है, और हमारी पेंशन उनसे 1/3 है। क्यों? उनको 3 प्रमोशन मिलते हैं। वो एक एलडीसी जो भर्ती होता है वो एएसओ रिटायर होता है। हमारा जो जवान 15 साल का सिपाही घर आ जाता है उसको एमएससी 2 दे देते हैं बस, लेकिन रैंक उसका वही। और अग्निपथ में तो उसका रैंक भी खो लिया, उसका एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी खो लिया, उसका हॉस्पिटल का मेडिकल केयर भी खोली, उसको सीएसटीआई भी खोली, और उसको बोला तुम एक वीर लिख लो इधर, वीर तुम एक भारत के वीर। अरे भाई, गांव में 80% आज के सैनिक 15.10 लाख 80% गांव से आते हैं, और उन्हीं फैमिलीज में हैं जिनका दादा, बेटा और पोता तीनों ने 24 साल करके घर में आए। साथियों, वो 4 साल के बाद अगर वापस आ जाएंगे 1 लाख में से 75,000, 25,000 वो भी अप टू लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है 25% ले, अप टू 25%। तो बाकी 75,000 को जब वो घूमेंगे गांव में तो सबसे पहले तो चौपाल पे बैठे हुए चाचा जी शाम को पंचायत में वो बोलेंगे ओए और रिजेक्टी आ गया, रिजेक्टी आ गया। उसका मनोबल क्या होगा? आगे हम अपनी बेटियों को गांव में वो शादी फौजी से करते हैं, क्योंकि उसको अगर हो जाता है कुछ तो पेंशन तो मिलेगी। एक तो रिजेक्टी, दूसरा नो पेंशन। आप इस फौज को तैयार करना चाहते हो? अरे 75 साल से बना हुआ काडर, हम सरकार को दोबारा कहते हैं कि अग्निपथ जो पॉलिसी है उसको आज ही, अभी ही, इसी वक्त रद्द की जाए। ये देश के हित के लिए नहीं है, ये मिलिट्री के हित के लिए नहीं है, ये उस जवान के हित के लिए नहीं है। बहुत डेंजरस रिजल्ट होंगे। 4 साल का अनट्रेन्ड बंदा, वो पाकिस्तानी तो खा जाएंगे आपको अगली बार, वो भी हमारे जैसे हैं। ये आदमी का मनोबल देख रहे हो, उसने 4 साल में घर आ जाना है, और फिर वो 10वीं पास है, वो 23 साल का घर आया तो वो क्या करेगा? बाद में आपने बोला हम इसको बीजेपी हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। वो आदमी जिसकी मिसाइल चलाई, वो आदमी उसने बॉफर चलाया, उसने कंप्यूटर को देखा, उस आदमी को आप एक यूनिफॉर्म डालकर, माड़ी तारी पारी, एक टोपी डालकर आप वो भगवाई डाल देंगे, उसके अंदर भगवी रस्ते देंगे, तो वो भी इनके ऑफिस के बाहर खड़ा हो जा सिक्योरिटी का। और खट्टर साहब ने, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में, या मैं कहूंगा बगैर सोचे समझे एक छाती तान कर ऐसे बोलकर बोला कि हम सबनी अग्निवीरों को नौकरी देंगे 100%। मैंने खट्टर साहब को चिट्ठी लिखी, 25% जो रिजर्वेशन है आपने 1.4% दे रखा है। जो मेरे 15 साल वाले जवान हैं उनका 25% ग्रुप डी का पूरा करो, ग्रुप सी का पूरा करो 18%, ग्रुप बी का करो 13%, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपने दे दिया। और अभी आप 100% 70,000 को दोगे।
साथियों, ये है हाथी के दांत दिखाने की और तो साथियों, ऐसा धोखा, ऐसा मतलब उनका मनोबल तोड़ना या ऐसी पॉलिसी बनाना अच्छी सरकार का शोभा नहीं देता। अगर हम अच्छी सरकार कहते हैं अपने आप को, तो हमें जो वेलफेयर इश्यूज हैं या इश्यूज ऑफ कंसर्न हैं, उनको ठीक तरीके से दूर करना है। अभी साथियों, ये जैसे कि हमारी मूवमेंट चल रही है, तो कुछ देर पहले, 1 महीना हो गया, जो जवान और किसानों ने मिलकर गांव में एक प्रस्ताव पास किया कि हम 7 अगस्त से देश भर में सभी डिस्ट्रिक्ट में अग्निपथ वापस लेने के लिए आंदोलन चलाएंगे। इसका नाम है जय जवान जय किसान। तो ये आंदोलन 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 7 से 14 अगस्त को पूरे देश भर के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो जवान किसान मिलकर धरना देंगे और वो अपने डीसी को एक रेजोल्यूशन देंगे जो इसमें लिखेंगे कि अपनी सरकार को भेजा जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। साथियों, ये चालू रहेगा और इसके आगे प्रोग्राम अभी हो रहा है। 6 अगस्त को पूरे देश भर के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है दिल्ली में साथियों, जिसमें मेरे को भी उन्होंने न्योता दिया है हिस्सा लेने के लिए। तो अगर आपकी ये मंजूरी है तो क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूं? यस सर। तो ठीक है, जय जवान जय किसान का आंदोलन में हम पूर्व सैनिक भी हिस्सा लेंगे। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, सुखदेव साहब उस दिन आए हुए थे जब हमने बात करी। सुखदेव साहब कहाँ हैं? सुखदेव जी, हाँ, सुखदेव जी आए हुए थे संगरूर से उस मीटिंग में जिसमें हमने हिस्सा लिया। तो इन सबको बताया है और लुधियाना से भी देवी दयाल साहब आए हुए थे, हमने सबको मैसेज पास कर दिया है। हरियाणा में भी, और ये रघुवीर जी भी आए हुए थे और मुखिया जी भी थे। तो हम सब उधर थे जब ये मीटिंग हुई और अभी 6 अगस्त को ये मीटिंग दोबारा होगी और नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उससे अगले दिन बैठ जाएंगे। ये पीसफुल रेवोल्यूशन होगा, पीसफुल काम चलेगा, जैसे कि पीसफुल धरना देना। हमने एक ही कर रखा है उनको, किसानों को, कि कोई विस्फोटक काम नहीं होगा। हम पीसफुल धरना देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी को ये देंगे कि ये जो अग्निपथ जो आपने किया जल्दी से वापस ले। तो साथियों, ये जो क्यों हमारे देश में सरकारें करा रही हैं, सैनिक परिवार को तो छोड़ दिया होता। एनीवे, पॉइंट बहुत है, कहना भी बहुत कुछ है। मैं बहुत देर के बाद आया हूं, काफी दिन हो गए थे, लेकिन मुझे ये सभी बातें आपसे कहनी थी। आपको मैं ये वादा करता हूं कि हम सब हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए और हम आपकी जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, वो अपना काम हर रोज 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड कर रही है और हम करते रहेंगे। आप विश्वास रखें, हम इस काम को जारी रखें। तो बस मेरे को यही कुछ कहना है। मैं आखिर में आपको ये कहता हूं कि आप यूनिटी रखें। जो कुछ लोग बहकाए गए हैं और अगेंस्ट कि ये छोड़ दो, वो है जो आज की सरकारों के अंधभगत हैं। तो साथियों, हमें देश को देखना है, देश के लिए क्या हित में है। देश कमजोर नहीं होना चाहिए और हमारी फौज कमजोर नहीं होनी चाहिए और हमारे युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। और बच्चे जब पैदा होता है तब से माँ बाप उसको लेकर उंगल पकड़कर उसको पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो नौजवान हो जाता है तो उसको देखते हैं कि कोई उसको नौकरी मिले। और गांव में तो सबसे पहला प्रोफेशन
फौज चुना जाता है। साथियों, उसको कमजोर मत करो, मेरा देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार को अपील करता हूं और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस आंदोलन में बढ़ से बढ़कर मिलकर हर जगह पे आप अग्निपथ पॉलिसी को वापस लेने के लिए, रद्द करने के लिए आप हिस्सा लें और बोले। वन रैंक वन पेंशन असली के लिए हमेशा हम लड़ते रहे, हम वो सरकारों से कहते रहेंगे, पीसफुल तरीके से मूवमेंट को जारी रखेंगे और हमेशा इसके लिए जब तक हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल जाती। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सब और आप सबके परिवार कुशल मंगल रहे, सेहतमंद रहे, आप अच्छे रहे। आप हमेशा अपना जो पूर्व सैनिक का समय है उसको जो ईश्वर ने दिया है अच्छा बिताते हुए अपनी खुशियां प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना है मेरी उस ईश्वर के साथ। हे भगवान, आप हमें ये बख्शिश करें। जय हिंद।